स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम 15 मिनट एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को सबसे पहले लिया है, तो अभी तक हम चैप्टर 8 तक क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। तो अगर आपने वो नहीं देखे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज है पार्ट 3 और देखते हैं कि 15 मिनट्स में हम कितने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। होप सो यहाँ पे आज मैं 3 चैप्टर आपके ज़रूर कंप्लीट करूँगी, चैप्टर 9, 10 एंड 11। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो चैप्टर 9 है वो है सजीव आवास एवं उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जंतुओं के बारे में बताया गया है, उनके आवास क्षेत्र के बारे में बताया गया और उनकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, समुद्र तथा मरुस्थल में भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। तो आप जानते हैं कि एक मरुस्थलीय जो हमारा परिवेश है और एक समुद्री परिवेश है, उसमें अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो हमारे समुद्र में रहते हैं हमारे जीव जंतु या पौधे, वो क्या है, लवण जल में रहते हैं, मतलब खारे जल में रहते हैं और वहीं जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद मरुस्थल का जो जल है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म रहता है एवं रात में बहुत ठंडा रहता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का प्रयोग करते हैं। तो मरुस्थल में क्या है, जल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो मरुस्थल में जो दिन है वो बहुत गर्म रहते हैं और रातें बहुत ठंडी रहती हैं। और मरुस्थल में जो पाए जाने वाले पौधे हैं वो क्या है, श्वसन के लिए आसपास की वायु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 जानवरों को लिया गया है, एक है आपका मरुस्थलीय जानवर और एक है आपका जलीय जानवर। ठीक है, चलिए, तो ऊंट और मछली के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊंट के बारे में क्या क्या बताया गया है कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा भी बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऊंट है उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि जो ऊंट के पैर होते हैं वो लंबे होते हैं जिससे क्या है, उसको रेत में क्या है, गर्मी नहीं लगती है। इसके बाद उनमें क्या है, जो मूत्रोत्सर्जन की भी जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, मल भी शुष्क होता है, पसीना भी नहीं आता। इस वजह से क्या है, वो ज़्यादा दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। इसके बाद क्या है, जो मरुस्थल है उसमें दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, ये अभी हमने बात की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मछली के बारे में। तो देखिए, मछली के बारे में हमको क्या क्या बताया गया है। तो मछली जितनी भी होती हैं सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। इसके अलावा मछलियों का जो शरीर है वो चिकने शल्कों से ढका हुआ होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। सबसे पहले धारा रेखीय शरीर क्या होता है, तो देखिए ये इस तरीके की कुछ आपकी मछली होती है। ठीक है, तो ये जो आगे की शेप होती है, ये एरोप्लेन में भी आपने देखा होगा या फिर मछलियों में आपने देखा होगा। तो इस तरह की शेप क्या है, पानी में अच्छे से विचरण करने में, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने में क्या है, मदद करती है। इसके बाद जो हमारी मछली होती है उस पर इस तरीके के कुछ शल्क भी प्रेजेंट होते हैं। आपने इस तरीके का कुछ देखा होगा, ऐसे ऐसे करके मछली पे ऊपर होते हैं। तो ये भी क्या है, मछली को जल के अंदर सुगम गति करने में सहायक होते हैं और मछली को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो मछली के पंख और पूंछ होती है वो चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। तो जो मछली की पूंछ होती है चपटी, इस तरीके की कुछ होती है। ठीक है, और जो पंख होते हैं फ्लिपर्स जिनको हम बोलते हैं, ये क्या है, जो उन्हें जल के अंदर उनमें दिशा परिवर्तन करने में सहायक करते हैं। इसके बाद मछली के जो गिल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जल के अंदर श्वास लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो जो मछली के अंदर क्लोम होते हैं, गिल जिनको हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, सांस लेने में सहायता करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अनुकूलन। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे क्षेत्र हैं, जो अलग अलग आवास हैं, भिन्न भिन्न आवासों में किस तरीके से जानवर अनुकूलन करते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा मरुस्थलीय अनुकूलन। तो मरुस्थलीय अनुकूलन में क्या होता है, जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं, जैसे मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप ऊंट की भांति उनके लंबे पैर नहीं होते, दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि जो हमारा ऊंट है उसके पैर बहुत लंबे होते हैं जिससे कि क्या है, रेत में उसे गर्मी नहीं लगती। लेकिन और जो जानवर हैं जैसे सांप हो गया, चूहा हो गया, ये क्या करते हैं, इनके पैर तो लंबे नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, दिन के समय क्या है, बिलों में रहते हैं, अपने गहरे बिलों में। इसके बाद जब रात में मौसम ठंडा होता है तो ये लोग बाहर निकलते हैं। इसके बाद जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो पानी है वो बहुत कम है। अगर पानी ज़्यादा निकलेगा पेड़ों में से, ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा रहेगा, तो क्या है, पानी की कमी हो सकती है पेड़ों में। इस वजह से जो पेड़ हैं वो कम मात्रा क्या करते हैं, पानी की निष्कासित करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं या तो वो अनुपस्थित होती हैं या वो बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटे शूल का रूप ले लेती हैं, इससे पत्तियों में होने वाले बाष्पोत्सर्जन में कमी आती है। देखिए, आपने कैक्टस का पौधा देखा जो ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कुछ पत्तियां क्या है, या तो पेड़ में पत्तियां होती ही नहीं है, होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, और कुछ कुछ पत्तियां तो हमारी कांटों का रूप ले लेती हैं, जैसे हम कैक्टस में देखते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपिरेशन रेट है, बाष्पोत्सर्जन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद जो नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, यह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर टू में सीटेट के पूछा गया है कि जो हमारा मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, कम गहरी होती हैं, या सिर्फ सतही होती हैं। तो ये आंसर होगा कि जो हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं? तो देखिए, इससे क्या होता है, जो जल अवशोषण के लिए मिट्टी से क्या है वो गहरी गहरी चली जाती हैं। जो नागफनी का पत्ती है, जो हमें पत्ती जैसा दिखाई देता है, असल में वो क्या है, पत्ती नहीं होता, वो क्या होता है, तना होता है। और तना क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें भाग लेता है। मतलब जो नागफनी का पेड़ है उसके अंदर तने के अंदर प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अनुकूलन पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन किस प्रकार करते हैं जंतु एवं पौधे। तो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, मतलब बर्फ भी गिरती है, यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। इसके बाद वृक्ष सामान्यतः शंकरवार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री कुछ इस प्रकार का होता है, और ज़्यादातर जो हमारे बर्फ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे इसी तरह के पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बर्फ क्या है आसानी से नीचे ढल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है शंकु आकार के पेड़ पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये आपको जंतु के बारे में बताया जा रहा है, अभी तक यहाँ पे पेड़ की बात हो रही थी। अब जो यहाँ के जंतु होते हैं पर्वतीय क्षेत्र के, जैसे कि पहाड़ी तेंदुआ, इनके शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ में चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। जैसे अब याक को भी देख सकते हैं, पहाड़ी तेंदुआ हो गया, इन पे क्या है, इनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा बाल रहते हैं जो कि इनको गर्म रखने का भी काम करते हैं। और जो पहाड़ी तेंदुआ है उसके शरीर पर फर होते हैं और जो उसे बर्फ में चलने में उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उससे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो जो हमारी पहाड़ी बकरी होती है उसके जो खुर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो कि ढालदार चट्टानें होती हैं उस पर उसे दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं घास स्थल की। तो घास स्थल में जंतु और पौधे किस प्रकार अनुकूलन करते हैं। तो देखिए, शेर और यहाँ पे हिरन की बात की गई है जो कि घास स्थल के जंतु हैं। ठीक है, तो जो शेर है उसके जो पैर के नखर होते हैं, आगे के जो नाखून होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। जैसे ही वो शिकार देखता है उन्हें निकाल सकता है और उन्हें छुपा भी सकता है। ठीक है, उसका जो मटमैला हल्का भूरा रंग होता है वह शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे शेर छुपा हुआ है। उसका रंग क्या है, थोड़ा आपके जो एनवायरनमेंट है उससे मिलता जुलता मटमैला रंग होता है। इसके बाद चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो जो शेर के आगे की दोनों आंखें हैं वो उसे शिकार ढूंढने में हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो जानवर की बात की गई है वो है हिरन। तो एक दूसरा जंतु है हिरन, जो कि पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके पास मजबूत दांत होते हैं। उसके लंबे कान होते हैं जो उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आई कि यहाँ पे जब हमने शेर की बात की तो शेर के चेहरे के सामने की आंखें बातें की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हिरन की बात हो रही है उसकी आंखें कैसी है, पार्श्व में दोनों आंखें। ठीक है, जो साइड में दोनों आंखें हैं। ठीक है, तो इस तरह की आंखों के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शेर की आंखें कैसी होती हैं, सामने होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिरन काफ़ी तेज दौड़ता है, तो वो क्या करती है, उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। अब इसके बाद हम कुछ जलीय जीवों के आवास को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जलीय जीवों के आवास में सबसे पहले आवास समुद्र लिया गया है। तो समुद्र में क्या है, जैसे स्क्विड और जो ऑक्टोपस जैसे जो समुद्री जंतु हैं उनका जो शरीर है आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जैसे मछली का तो धारा रेखीय होता है, लेकिन ऑक्टोपस का, स्क्विड का, इनका धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ज़्यादातर पानी में इस तरीके से घूमते नहीं है, ये गहराइयों में रहते हैं और जैसे ही क्या है इनकी ओर कोई शिकार आता है तो उन्हें ये पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को
धारा रेखीय बना लेते हैं, ठीक है। वैसे इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, गहराई में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई शिकार करना हो या तैरना हो या पानी में चलना हो तो क्या है, ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनके अंदर गिल क्लोम होते हैं, ठीक है। तो जल में श्वास लेने के लिए इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इसके बाद जो डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतु हैं जिनके पास गिल्स ही नहीं होते, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मछली के पास तो गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेती है, ठीक है। ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स के पास भी होते हैं, लेकिन जो हमारी डॉल्फिन और हमारी जो व्हेल है इनके पास गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। तो इनके सिर पे क्या है, कुछ वात छिद्र प्रेजेंट होते हैं, कुछ छेद टाइप प्रेजेंट होते हैं, उनसे क्या है ये श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं, और ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब टाइम पे थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या है, ये पानी की सतह पे मतलब काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, और जो इनके नाक के छेद हैं उसमें से ये जो पानी थोड़ा भर जाता है उसे निकाल लेते हैं, और जो साफ स्वच्छ वायु है उसे अंदर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो डॉल्फिन और व्हेल है वो आपकी क्या करती हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जलीय आवास है वो है तालाब और झील। तो तालाब और झील की क्या बात की गई है कि जलीय पौधे की जड़ें क्या होती हैं, आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। तो जलीय पौधे जो होते हैं उनकी क्या है, जो जड़ें हैं वो बहुत छोटी होती हैं। अभी हमने रेगिस्तानी जो पौधा देखा था मरुस्थलीय, उनकी जड़ें क्या है, काफ़ी गहरी थी। जो जलीय पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो क्या है, मोटी हैं, ठीक है। सॉरी, मोटी नहीं, छोटी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन पौधों का तना लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है, ठीक है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। तो देखिए, जो इन पौधों का तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है, ठीक है। जो तना है वो जल की सतह तक ही वृद्धि करता है, ठीक है। और मतलब ये पानी है तो इसकी सतह तक ही वृद्धि करता है। ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके जो फल हैं, फूल हैं, वो इस तरीके से प्लवन करते हैं, पानी के ऊपर आपको सिर्फ फूल वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला जंतु है। मतलब अभी जलीय हम पेड़ों की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे एक जलीय जंतु आ गया है। तो मेंढक की क्या है, मेंढक तालाब में पाया जाता है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है, जल स्थल दोनों पे, ठीक है। इसके जो पश्च पाद लंबे होते हैं, मतलब कि जो पीछे वाले पैर होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने में और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके जो पीछे वाले पैर हैं उनमें क्या है, जालायुक्त पादंगुलियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ होता है। तो ये है ना, इस तरीके से मिली हुई होती हैं, मतलब जालाकार जो पादंगुलियां हैं होती हैं जो कि उसे तैरने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। इसके बाद देखिए सजीवता के लक्षण। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप मतलब कैसे पहचानेंगे कि सजीव चीज़ ये है, निर्जीव चीज़ ये है। तो आप सजीवता के लक्षणों को याद कर लीजिए, आपको निर्जीव चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। सजीवता का लक्षण, सबसे पहला लक्षण है विकास की। हर एक सजीव चीज़ क्या है, विकास करती है, ठीक है, वृद्धि करती है। आप खुद को देख लीजिए, आपका विकास होता चल रहा है, आप लंबे हो रहे हैं, ठीक है, आपके शरीर के अंदर वृद्धि हो रही है। अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ों की भी वृद्धि होती है, तो हम पेड़ों को सजीव कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है श्वसन। हर एक सजीव जो प्राणी है, जंतु है, ठीक है, वो क्या है, श्वसन करता है, सांस लेता है। पेड़ ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए, कोई भी। इसके बाद गति करता है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, जंतु है, गति करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि पेड़ तो गति नहीं करते हैं, पेड़ तो एक जगह रहते हैं। तो देखिए जैसे कि और सारी चीज़ें तो जो हमारी सजीवों वाली हैं वो पेड़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोले कार तो गति करती है, तो क्या कार सजीव है? लेकिन पेड़ तो गति नहीं करते। तो देखिए, पेड़ श्वसन करते हैं, पेड़ वृद्धि करते हैं, पेड़ हमारे प्रजनन भी करते हैं, ठीक है। पेड़ हमारी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं, और सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उनमें और सजीवों के लक्षण हैं। लेकिन अगर आप एक कार को लेते हैं तो क्या कार श्वसन करती है? नहीं करती। क्या कार वृद्धि करती है? नहीं करती। तो ये सजीवता के लक्षण उसमें सारे नहीं पाए जा रहे। अगर एक दो लक्षण किसी निर्जीव चीज़ में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सजीव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सजीव जो चीज़ें होती हैं वो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो बिल्कुल जो भी हमारे पेड़ हैं, जंतु हैं, अगर आप उन्हें मारेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी, आप उन्हें सहलाएंगे, प्यार करेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सजीव और निर्जीव में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर देख लेते हैं, पार्ट 10। पार्ट 10 है हमारा गति एवं दूरी मापन। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। मैं आपको अच्छे से जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए थे मैंने वो भी यहाँ पे ले लिए हैं, थोड़े जो एनसीईआरटी में लिए हुए थे। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको इसमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज दी हुई थी। तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5000 होंगे। झूले पर किसी बच्चे की गति क्या होती है। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इससे जानना होगा कि मोशन और मोशन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, गति और गति के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जैसे गति क्या होती है, तो किसी वस्तु के स्थान अथवा दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम गति कहते हैं। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं PDF जो दे दूंगी वहां पे जाके आप इसे अच्छे से देख लेना, अभी आप सुन सकते हैं इसे। गति क्या होती है कि किसी भी वस्तु का जो स्थान है या गति है उसमें आपका कोई भी चेंजेस आएगा वो क्या है, आपका मोशन कहलाएगा। मोशन आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, पीरियोडिक। मतलब कि दोलन गति, वृत्ताकार गति, यादृच्छिक गति या फिर आवर्ती गति। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा लीनियर मोशन, जब हमारी कोई चीज है वो सीधे सीधे चल रही है। ठीक है, जैसे कोई कार है वो सीधे सीधे इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर मोशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन, जिसे हम दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति क्या होती है कि हमारा जो जैसे घड़ी यहाँ पे दिखाई गई है इस तरीके से, पहले ये जो घंटा यहाँ नीचे लगा हुआ है ये पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो इस तरीके से जो गति होती है इसको हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलेटरी मोशन, वृत्ताकार गति। तो गोल 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 जो गति हो रही है इसको हम बोलेंगे वृत्ताकार गति। ठीक है, इसके बाद है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति क्या होती है, जिस गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे तितली और पक्षी दे रखा है, तो ये पहले सीधे सीधे चल रहे हैं, फिर इधर मुड़ गए, फिर इधर से मुड़ते मुड़ते इधर मुड़ गए, फिर इधर मुड़ गए, तो ये क्या है, यादृच्छिक गति है, मतलब कि जिस गति में चेंजेस होते हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट हमारा आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन है कि एक पॉइंट से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे आके फिर इस पॉइंट पे खत्म हुआ, फिर इसी पॉइंट से शुरू हुआ। मतलब कि घड़ी ले सकते हो, 12 पे आई, 12 से शुरू हुई, फिर 12 पे आके रुक गई, फिर वापस से 12 से शुरू हुई, तो ये क्या एक पीरियड को फॉलो कर रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। नेक्स्ट आपसे कभी कभी इन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीटेट में अक्सर करके पूछ लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ सीधा है, तो ये वाला क्या है, फॉर स्टेशनरी बॉडी, हमारी बॉडी अभी स्टेशनरी है। ठीक है, जब आपको इस तरीके का कोई डायग्राम दिखाया जाता है, इस तरीके से हमारी जो बॉडी मूव कर रही है, मतलब कि लीनियर मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्म चल रही है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी ये जो डायग्राम है इसमें ऐसे से चलती है, ऊपर को जा रही है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, सीधा तो नहीं हो रहा है, सीधा का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है क्योंकि ये थोड़ी तिरछी हो गई है, और जब यहाँ पे क्या है, स्पीड इंक्रीज हुई है तभी तो थोड़ा ऊपर को जा रही है। ठीक है, और जब ये डायग्राम दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके से चल के ये नीचे को हो गई, मतलब कि क्या है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पे स्पीड क्या है, हमारी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिस्टेंस और टाइम का ये हमारे ग्राफ हैं। ठीक है, जब आपको इस तरीके का कोई डायग्राम दिखाते हैं मतलब लीनियर मोशन है, इस तरीके में स्टेशनरी है हमारी बॉडी, यहाँ पे हमारी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है और हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होगी। ठीक है, किसी सिलाई मशीन की जो सुई की गति है वो किस प्रकार की होगी, किसी साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारा जो 9 चैप्टर था वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अब उसमें हम 6 क्लास की जो बुक है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, एंड आई होप सो आपको यहाँ से वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो पाए, एंड लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो इनकी PDF है जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं वीडियो के नीचे भी डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको फ्री PDF मिल जाएंगे, तो आप उनको वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।